हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। आज की वीडियो लेक्चर का कंटेंट है मैथमेटिक्स का जेईई रैंक बूस्टर वॉल्यूम 2 चैप्टर्स बताने जा रहा हूं मैं। सबसे फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस रैंक बूस्टर में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे टफ चैप्टर्स भी, उनके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन केस इससे पहले मैं कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी वॉल्यूम 1 में कवर करवा चुका हूं, तो इन केस तुम वॉल्यूम 1 देखना चाहते हो तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, उसमें जाके देख लीजिए। तो इस वॉल्यूम 2 में हम क्या है, हम जितने भी वॉल्यूम्स हैं उन सब में हम इस तरह के क्वेश्चंस डाल रहे हैं। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेन फैमिलियरिटी विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर लाइकली टू फेस इन एक्चुअल जेईई पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद वॉल्यूम 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। उनसे पहले पेन और नोटबुक लेके बैठो सारे के सारे स्टूडेंट्स, और जितने भी मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं इन क्वेश्चंस के थ्रू वो सारे नोट डाउन करो अच्छे से। कभी दोबारा रिवीजन के लिए एक बार वापस तुम इन सारे क्वेश्चंस को अगर देखना चाहो तो तुम्हारे पास उनका प्रॉपर एक सॉल्यूशन मेंटेन होना चाहिए। और खास करके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं मार्क करवाता हूं कि हाँ ये चीज ये अलग से नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं, उनको तो तुम्हें अच्छे से लिखना ही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ओके, इफ fx इक्वल्स टू, ये गिवन है, यहाँ पाई का सिंबल है जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट x माइनस ai i इक्वल्स टू 1 to 3 प्लस सिग्मा लिमिट इज i इक्वल्स टू 1 to 3 ai माइनस 3x। तो पहली बात तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स ये सिग्मा सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे अप्लाइड है। तो पहले इसको लिख देते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। तो क्या बनेगा ये एक्सप्रेशन, देखो ये बन जाएगा fx इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारे पास x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 और प्लस ये क्या है a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस 3x है। तो मैं सबके साथ में माइनस x लिख रहा हूं, a1 माइनस x और प्लस a2 माइनस x और प्लस a3 माइनस x। आई होप ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गया होगा। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, वेयर ai लेस देन ai प्लस 1 फॉर i इक्वल्स टू 1 to 2। तो पुट कर लेते हैं, इसमें i इक्वल्स टू 1 पुट किया तो क्या आया, a1 लेस देन a2, 2 पुट किया तो a2 आ गया लेस देन a3। ये क्वेश्चन में डेटा गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब क्या यूज करना है, देखो क्यूबिक इक्वेशन है और a1 a2 a3 इन सब में रिलेशन दे रखा है, और ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर a1 पे भी 0 हो रहा है, a2 पे भी 0 आ रहा है और a3 पे भी 0 हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मैं सबसे पहले चेक करूंगा f ऑफ a1, तो ये पूरा फैक्टर तो क्या हो जाएगा 0, ये फैक्टर भी क्या हो जाएगा 0। क्या बचेगा तुम्हारे पास a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a1। तो देखो a2 माइनस a1 a1 से ग्रेटर क्वांटिटी है, तो a2 माइनस a1 कैसा क्वांटिटी आएगा, ये क्वांटिटी आएगा एक पॉजिटिव। a3 माइनस a1 ये क्वांटिटी जो है वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि a3 इज ग्रेटर देन a1। तो ओवरऑल f ऑफ a1 जो है वो कैसा क्वांटिटी आ गया, पॉजिटिव। f ऑफ a3 कैलकुलेट करते हैं, सेफ साइड ले रहा हूं मैंने। f ऑफ a2 क्यों नहीं चेक किया वो लास्ट में दिखाता हूं। देखो f ऑफ a3 चेक करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 0, ये क्या बनेगा a1 माइनस a3। नेक्स्ट ये क्या बनेगा a2 माइनस a3 एंड ये हो गया 0। a1 a3 से लेस नंबर है तो ये क्वांटिटी आएगा नेगेटिव, a2 माइनस a3 ये क्वांटिटी भी आएगा नेगेटिव। तो ये ओवरऑल ये क्वांटिटी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। मान लो तुम f ऑफ a2 चेक करने का सोचो तो ये तो हो जाएगा 0, ये क्या बनेगा a1 माइनस a2 प्लस 0 और ये बन जाएगा a3 माइनस a2। अब यहाँ डिसाइड करने में प्रॉब्लम आएगा, a1 माइनस a2 ये तो होगा नेगेटिव और a3 माइनस a2 जो है ये क्वांटिटी कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वांटिटी का सम तो 0, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ क्लियरली बता नहीं सकते अनटिल अनलेस तुमको इन दोनों का सेपरेटली मैग्नीट्यूड ना पता हो, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि एक नंबर p और एक नंबर q, p पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और q पे वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है फंक्शन का, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में p से q इस इंटरवल में एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो यहां से यहां तक ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए ही जाएगा। तो ऐसे ही यहां पे सिचुएशन क्या है, नंबर्स क्या है, a1 है उससे लार्जर a2 है एंड देन उससे लार्जर क्या है नंबर a3। तो a2 को हम हटा देते हैं, अपने को नहीं पता a2 की पोजीशन कहां है। a1 और a3 के बीच में देखो f ऑफ a1 कैसा है, इस पे है पॉजिटिव वैल्यू, f ऑफ a3 जो है उस पे वैल्यू कैसा है, नेगेटिव वैल्यू है। तो ये x एक्सिस से ये नीचे और ये x एक्सिस से ऊपर, y का वैल्यू पॉजिटिव, x एक्सिस से नीचे y का वैल्यू नेगेटिव। ओके, इनके बीच में कम से कम एक रूट तो होगा इसका,
ठीक है, ये कैसा एक्सप्रेशन है? एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो इसको अगर मैं fx इक्वल टू 0 करता हूं, उसके रूट्स मेरे को बताने हैं, तो वह कैसी इक्वेशन बनेगी? क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रियल रूट हो सकते हैं? 3 रियल रूट हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हो। इसको अब मैं आगे देखता हूं, ध्यान से देखना। यहां जो बन रहा है इस पूरे में, इसमें एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना बनेगा? यहां लीडिंग कॉफिशिएंट जो है वो है +1, और लीडिंग कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो x क्यूब भी टेंडिंग टू क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट होगा। जब तो x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट होगा तो fx का वैल्यू किसकी तरफ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ऐसे ही जब x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होगा तो fx का वैल्यू किसकी तरफ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। दैट मींस x एक्सिस से नीचे की ओर जाएगा। तो फाइनली इसका ग्राफ जो है fx का x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसका मतलब fx इक्वल टू 0 की एग्जैक्टली 3 क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? अगर a1 पे वैल्यू पॉजिटिव और a3 पे वैल्यू नेगेटिव, दो नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स, उन पे फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही हैं वो अपोजिट साइन की आ रही हैं, तो उस इंटरवल में एटलीस्ट 1 रूट तो लाई करेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के साथ में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, देन अपने को इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है जो p और q में रिलेशन गिवन है। स्क्वायर ऑफ द अदर बोला है तो एक अल्फा चूज कर लेते हैं और एक दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो फटाफट लिख लेते हैं, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस p होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर जो कि हो जाएगा c बाई ए, अल्फा क्यूब का वैल्यू आ गया q। तुम्हें क्या गिवन है? p और q में रिलेशन गिवन है। इसका मतलब तुम्हें समहाउ इन दोनों इक्वेशन से अल्फा एलिमिनेट करके p और q में रिलेशन निकालना है। तो इस पूरे का मैं क्यूब कर लेता हूं दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बनेगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 6 a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल्स टू माइनस p का क्यूब माइनस p क्यूब हो जाएगा। अल्फा क्यूब का वैल्यू q, ये अल्फा क्यूब का स्क्वायर है तो q स्क्वायर, 3 इंटू अल्फा स्क्वायर इज अल्फा क्यूब एंड दैट इज q। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जो कि इजीली क्लिक नहीं करता है, ये माइनस p और ये माइनस p क्यूब, इसको इस तरफ ले आओ, p क्यूब प्लस q स्क्वायर, इन दोनों में q कॉमन ले लेते हैं तो प्लस q इंटू 1 माइनस 3p इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। If the equations x square minus ax plus b equals to 0 and x square plus bx minus a equals to 0 have a common root। कॉमन रूट का क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं ये, और इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आने की पूरी संभावना है। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन रूट में एक फॉर्मूला रखते हैं जो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें 10 तक तुमने जो लीनियर इक्वेशन होती है ना x और y में, अगर तुमने उसमें एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर तुमने सीखा है तो फॉर्मूला बहुत ही लेंथी सा होता है जिसको मेमोराइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल सा, इतना कॉमन सेंस सब में होगा। अगर दोनों का एक रूट कॉमन है तो मान लिया वो कॉमन रूट अल्फा है, तो वो दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अगर रूट है इक्वेशन का तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन, अगर इन दोनों का कॉमन रूट अल्फा है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब तुम ऐसे मान लो, यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर है ना, ये तो एक अलग वेरिएबल x की तरह हो गया, और अल्फा एक अलग वेरिएबल y की तरह हो गया। x और y दो वेरिएबल्स में दो लीनियर इक्वेशन है, इनको चाहे तो तुम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो या फिर चाहे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो। यहां मेरे को एलिमिनेशन मेथड इजी लग रहा है, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, और क्या बनेगा? ये माइनस ए प्लस बी अल्फा और प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू 0, और यहां से क्या आएगा? a प्लस बी इंटू अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल नहीं करेंगे, दो पॉसिबिलिटी लेंगे, या तो a प्लस बी 0 हो जाए, या अब कैंसिल कर दो तो अल्फा इक्वल टू 1। a प्लस बी 0 हो गया, अल्फा इक्वल टू 1। ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इन दोनों में से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? 1, और इसमें पुट करोगे तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो कौन सा? दो पॉसिबिलिटी होगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, आइदर a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और a माइनस बी इक्वल्स टू 1। इसी क्वेश्चन को तुम
किससे सॉल्व कर सकते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जिससे ऐसा कुछ करते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। तो ये इस तरह का फॉर्मूला तुम रटते हो, जिसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है तो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जो कि क्वेश्चन है एडवांस पैटर्न का एंड एडवांस लेवल का क्वेश्चन तुम्हें गिवन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब एक पार्ट जो है इस तरह के जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ उस पे जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है काफी बार, खास करके 2019 फेज 1 में भी पूछा गया है, और जिसके क्वेश्चंस अपन ने यहाँ जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक गिवन है उसमें सारे क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी चैप्टर वाइज उनको करके, जितने भी चैप्टर्स इस वॉल्यूम में इंक्लूडेड हैं, और ऐसे ही सारे वॉल्यूम्स के जो 2019 के फेज 1 के क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज हमने सब में डाले हैं, तो पीडीएफ में तुम वो क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रिक ट्राइनोमियल this is given and on the interval x belongs to 0 to 2 is equals to 3। इस ट्राइनोमियल का इसने बोला है लीस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा? पैराबोला बनेगा, और वो भी अपवर्ड बनेगा तुम्हारे पास। तुम्हें जब भी क्वाड्रेटिक के रेंज की बात करें तो इस पे एक पूरा वीडियो लेक्चर भी मैंने बनाया था, तुम देख सकते हो रेंज ऑफ फंक्शन में। तो जब भी तुम्हें बात करें वो क्वाड्रेटिक के रेंज, क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज की, तो हमेशा सिंपल सा एक काम करना है, ग्राफ बनाओ और उसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मार्क कर दो। इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वो होता है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। किसके लिए? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a करेंगे तो x इक्वल टू p बाई 2। अब पॉइंट ये है कि इसने इंटरवल क्या दिया है? x बिलोंग्स टू 0 टू 2। हमें क्या पता कि p बाई 2 का वैल्यू 0 से लार्जर है या 0 से स्मॉलर है या 2 से लार्जर है या 2 से स्मॉलर है? तो इस क्वेश्चन में केसेस लेने पड़ेंगे। केस फर्स्ट ले लेते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा हो, ये p बाई 2 और 0 और 2 ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या हो? p बाई 2 से आगे हो। तो उस कंडीशन में अपने को ग्राफ का सिर्फ कौन सा पोर्शन कंसिडर करना होगा? ये वाला पोर्शन कंसिडर होगा। तो केस फर्स्ट मैंने क्या लिया है कि जब p बाई 2 का वैल्यू क्या है? लेस देन 0 या इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा? 0 पे आएगा, और इसने बोला है मिनिमम वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो f ऑफ 0 क्या कर दो? 3। f ऑफ 0 को 3 कर देते हैं, इसमें पुट कर दो 0, तो कितना आ जाएगा ये? p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से फॉर्मूला लगा लो हिंदू मेथड। तो p इक्वल्स टू वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 प्लस माइनस कितना आएगा तुम्हारे पास? 4 प्लस 4, 2 प्लस माइनस रूट 8 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 आएगा, और वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट 2। दो वैल्यूज आई हैं, बट कंडीशन क्या है यहाँ? कंडीशन है p लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इनमें से हम सिर्फ वही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इस केस में ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं p इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो वही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो लेस देन 0 हो या इक्वल टू 0। तो यहाँ दो वैल्यूज हैं, एक तो 1 माइनस रूट 2 और एक वैल्यू है 1 प्लस रूट 2। ये तो रिजेक्टेड होगी और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो सिर्फ ये एक्सेप्ट होगी। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और भी चेक करने पड़ेंगे, केस तो अभी एक ही लिए है। नेक्स्ट केस सेकंड ले लेते हैं। मान लो ऐसा कुछ है, ये p बाई 2 है और ये 0 है और ये 2 है। उस कंडीशन में क्या होगा? क्या अज्यूम किया है? p बाई 2 का वैल्यू हम इक्वालिटी ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 0 से 2 के बीच में हो, तो p का वैल्यू 0 से 4 के बीच में हो। तो मिनिमम वैल्यू अब किस पे आएगा? f ऑफ p बाई 2 पे आएगा, और वो किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल। पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, x की जगह क्या पुट कर दें? p बाई 2। तो कितना आएगा ये? p स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया ये p स्क्वायर। यहाँ p बाई 2 पुट किया x की जगह, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? p बाई 2 पुट करते ही ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? माइनस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ये इससे कैंसिल, माइनस 2p प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से p का वैल्यू देखो कितना आएगा? 2p इक्वल्स टू -1, तो p इक्वल्स टू आ गया -1/2। क्या ये इस इंटरवल में लाई करता है? नो। 0 से 4 में -1/2 लाई नहीं करता। इसका मतलब केस सेकंड जो पॉसिबिलिटी हम कंसिडर कर रहे थे उससे p की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही कि अगर ऐसा केस पॉसिबल हो तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाए? 3। केस थर्ड और बच गया, वो और डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड हम क्या लेंगे? p बाई 2, 0 और 2 दोनों वैल्यू किस तरफ आ जाएं? इस तरफ आ जाएं। इसका मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं कि p बाई 2 जो है वो 2 से भी क्या है? लार्जर और इक्वल भी ले लेते हैं। दोनों, अगर 2 यहां भी आ गया तो भी मिनिमम वैल्यू किस पे होगा तुम्हारे पास? 2 पे ही होगा। ठीक है, इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं f ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। तो f ऑफ 2 का वैल्यू 3, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 ये हो गया 16, माइनस यहाँ 2 पुट कर रहे हैं तो माइनस कितना आएगा? 8p प्लस आ गया p स्क्वायर
माइनस 2p प्लस 2 इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये p स्क्वायर माइनस 10p और 16 और 2 18 माइनस 3 कितना आ गया तुम्हारे पास प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इस पूरी इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, मैं यहां लिख देता हूं इस इक्वेशन को, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 10 प्लस माइनस रूट में 100 माइनस 60 दैट इज 40, दैट मीन्स 10 प्लस माइनस 2 रूट 10 अपॉन 2। तो कितना आ गया 5 प्लस माइनस रूट 10। दो वैल्यूज आई, एक 5 प्लस रूट 10 और एक 5 माइनस रूट 10। जो यहां कंडीशन लिखी है वो क्या है, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। p का वैल्यू 4 या 4 से लार्जर होना चाहिए। क्या 5 माइनस रूट 10 4 से लार्जर है? नहीं, वो तुम्हारे पास क्वांटिटी जो है 5 माइनस रूट 10 देख लो ना कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग, 5 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, नहीं ये तो क्या है 2 से भी स्मॉलर है। तो 5 प्लस रूट 10 जो है वो क्या होगा तुम्हारे पास, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ वैल्यूज तो 2 आ रही हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम केस में अज्यूम कर चुके हैं p क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। तो इस ऑप्शन को तो हम रिजेक्ट करेंगे और किसको टिक करेंगे 5 प्लस रूट 10 को। तो अगर कोई इन केसेस वाली ये कंडीशन बिना लिखे ही सॉल्व करने लग जाए तो उसको तो लगेगा ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, और एक अगर उसको आंसर कहीं से गलती से ये और दिख जाए p इक्वल टू -1/2 तो इसको भी वो करेक्ट करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 ही वैल्यूज आएंगी, एक तो 1 माइनस रूट 2 एंड 5 प्लस रूट 10। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पे जेईई मेंस लेवल के 2 क्वेश्चन अपन ने इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, सम दिया है और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट को रिलेट किया है और नंबर्स पॉजिटिव दिए हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, जिसपे एक वीडियो हमने पहले भी किया था, चाहो तो जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुमने रिवीजन कर रखा है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी 3 दिया है और फिर इनको प्रोडक्ट से रिलेट किया है। तो करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, 2 इंपॉर्टेंट चीजें am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाने के लिए नोट डाउन कर लो चाहे उनको। सबसे पहले वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही लगाएंगे am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। सेकंड चीज जो है वो ये है कि जब भी am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाओ तो इक्वालिटी कहां होगी ये चेक करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। तो हमें a स्क्वायर बनाना है, तो मैं इस वाले को ऐसा लिख देता हूं a/2 प्लस a/2। हमेशा इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं ताकि इक्वालिटी होल्ड हो, पॉसिबल हो सके। b को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, b/3 और b/3, एंड देन c स्क्वायर बनाना है तो c को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और इन 7 नंबर्स के लिए लगा देते हैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। तो ये a/2 का हो जाएगा स्क्वायर, b/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका हो जाएगा क्यूब, और c/2 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितना आएगा 1/7। सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरे का वैल्यू तो कितना गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है 3/7। दोनों तरफ पावर 7 कर देंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 7, 7 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा a स्क्वायर b क्यूब और c स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 2 टू द पावर 4 और ये 3 का क्यूब, तो फाइनली कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 7। ये इससे लेस देन इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। तो 3 टू द पावर 10 दे रखा है अपने को इंटू 2 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 7, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों जनरली स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन टफ लगते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होती है। सिंपल सा फंडा है, nth टर्म लिखो सबसे पहले। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरल पैटर्न यही है, nth टर्म यहाँ देखो गिवन है, पहले में 1/1 क्यूब है, उससे नेक्स्ट में 1 + 2 1 क्यूब + 2 क्यूब, यहाँ 1 + 2 + 3। इसका मतलब न्यूमरेटर में तो नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स ऐड हो रहे हैं। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, फर्स्ट में एक टर्म है, सेकंड में 2 टर्म है, थर्ड में 3 टर्म्स है, तो nth में कहां तक होंगी n टर्म्स तक। ऐसे ही अपॉन में भी क्या आएगा 2 क्यूब से लेके n क्यूब तक। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला तो याद रखने ही होंगे, ये रिजल्ट तो n × n + 1/2, ये होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये से कैंसिल आउट होके ये ऊपर आके बन गया 2/n × n + 1। अब यहां से एक सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जब भी न्यूमरेटर जो है वो n से इंडिपेंडेंट हो एंड डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आ रहे हैं n के वो AP में हो, तो इसको 2 के डिफरेंस में स्प्लिट कर लो। कैसे, यहां जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं n n + 1 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो यहां अगर 4 फैक्टर होते 5 होते AP में, सबसे सिंपल सा क्या करना है, यहां इस वाले टर्म को लास्ट
AP का लास्ट टर्म माइनस AP का फर्स्ट टर्म, इस तरह लिख लो। मैं इसको लिख लेता हूं n+1 माइनस n। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब सेपरेट कर लेते हैं इसको, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू इसके साथ सेपरेट किया n+1 से n+1 कैंसिल, 1/n इसके साथ सेपरेट किया n से n कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/n+1। ये इसका nth टर्म आ चुका और ये बहुत ही सही है। तुम ध्यान से देखो तो ये अगर किसी सीरीज का nth टर्म है तो ये उसी सीरीज का क्या है, n+1th टर्म। n की जगह n+1 रिप्लेस करते हैं, ऐसा ही तो बन रहा है। तो होगा क्या, अब होने वाला ये है कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में ये nth टर्म फाइंड कर चुका हूं, मैं तुमसे बोलूं t1 लिखो, कितना आएगा, t1 कितना आएगा, ये तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1 - 1/2। t2 लिखो, कितना आएगा, 2 पुट करो, कितना आएगा 1/2 - 1/3। t3 लिखो, कितना आएगा 3, ये 2 टाइम्स ये हो जाएगा 1/3 - 1/4। ऐसे ही nth टर्म लिखो, कितना आएगा 2 टाइम्स n पुट कर दो 1/n - 1/n+1। ऐड करो इनको, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट होते होते स्टार्टिंग में एक पॉजिटिव बचा है, तो लास्ट में एक क्या बचेगा, नेगेटिव। तो इन सब का सम जो है वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 - 1/n+1। तो सम ऑफ n टर्म्स आ चुका है 2 इंटू 1 - 1/n+1। और हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन है, देखो क्या गिवन है, 100 इंटू SN इक्वल टू n। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाले को क्या गिवन है, देखो 100 इंटू SN क्या है, इसको सिंप्लीफाई किया तो SN है 2 इंटू 1 - 1/n+1। एलसीएम ले लिया तो ये कितना आएगा n/n+1 और इक्वल टू क्या गिवन है n। तो n से n कैंसिल, n+1 इक्वल टू आ गया 200, तो n इक्वल टू कितना आएगा 199। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, sum of the third and fourth term of a GP is 60 and the product of first 3 terms is 1000 if the first term of the GP is positive then 7th term अपने को बताना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन AP में, तो अगर कुछ टर्म्स का फर्स्ट 3 टर्म्स या फर्स्ट 5 टर्म्स इनका सम गिवन हो, और GP में अगर जो टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट गिवन हो, तो उनको कुछ इस तरह सपोज करनी है। अगर फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है तो उनको मैं ऐसे मानूंगा, फर्स्ट टर्म A/R, नेक्स्ट A एंड उससे नेक्स्ट AR, ये इस तरह की सीरीज है। और इसका कॉमन रेशियो कितना हो गया, R हो गया, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म कितना है A/R, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट A³ कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो A का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। ओके, नेक्स्ट इसने बात करी है थर्ड और फोर्थ टर्म की, तो ये तो हो गया थर्ड, और फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा AR²। तो 10R प्लस 10R² इक्वल टू कितना गिवन है, 60 गिवन है। तो R² प्लस R - 6 इक्वल्स टू, तो R इक्वल टू -3 और 2 हो गया, और यहाँ से सॉरी +2 हो गया। -3 ले सकते हैं क्या, नहीं। इसने क्या बोला है, इसने बोला है फर्स्ट टर्म ऑफ दिस GP इज पॉजिटिव। तो अगर R तुमने नेगेटिव ले लिया तो A/R भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये रिजेक्ट कर दो, R इक्वल टू कितना होगा +2 होगा। तुम्हें कौन सा टर्म चाहिए, 7th टर्म चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टर्म A/R है, तो इसका 7th टर्म जो है वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म इंटू R⁻n-1 तो 6 होगा, तो ये आ जाएगा A इंटू R⁵। A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 है, और कॉमन रेशियो आ गया 2⁵, तो ये आ जाएगा 320। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन है ये। मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो सीरीज के सम का, ये सीरीज का सम जो है वो जी में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस में, वापस वही डरने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहला काम क्या करना है, nth टर्म लिखो, उसका पैटर्न देखो क्या है। तो यहाँ 3, 7, 11, 15 ये सारे नंबर किसमें है, AP में है। आई होप तुम इसका जनरल टर्म तो लिख ही सकते हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस फर्जी सी ये जो सीरीज लिखी हुई है ना 3, 7, 11, 15, इसका nth टर्म कितना आएगा तुम्हारे पास। देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो A + n-1 इंटू D से अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं तो वो कितना आएगा तुम्हारे पास, 4n-1 हो जाएगा। ये हो गया 4n-1। तो nth टर्म क्या होगा, देखो यहाँ 3, 7 है, फिर 7, 11 है, तो मैं nth टर्म लिख रहा हूँ। nth टर्म तुम्हारे पास आएगा इसमें रूट में यहाँ 4n-1 है, और उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, उसमें क्या कर दो, +1 कर दो, सॉरी +4 कर दो। तो -1 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3। अब पॉइंट ये है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, इनका भी 4, इनका भी 4, और रूट में इनका सम लिखा हुआ है। तो इसलिए इस पैटर्न को देखते हुए मैं फर्स्ट जो टर्म है 1/√3 + √7, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ। मतलब √7 - √3 से
मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा ये √7 माइनस √3 और ये √7 प्लस √3 इंटू √7 माइनस √3 कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 क्या आएगा तुम्हारे पास ये 4। नेक्स्ट करते हैं T2 क्या है 1/√7 प्लस √11 आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डायरेक्ट लिख देता हूं √11 माइनस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे बन जाएगा 11 माइनस 7 4 और ऊपर बनेगा √11 माइनस √7। T3 1/√11 प्लस √15 और ये सिंप्लीफाई होके बनेगा √15 माइनस √11 और अपॉन 4। इन सबको ऐड कर देते हैं। nth टर्म हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा nth टर्म सिंप्लीफाई होके √4n प्लस 3 √4n माइनस 1 और अपॉन 4। इन सबको ऐड कर देते हैं तो ऐड करके जब हम लिखेंगे तो देखना ये 1/4 तो सब में क्या आ जाएगा कॉमन और √7 से √7 कैंसिल √11 से √11 कैंसिल स्टार्टिंग में एक नेगेटिव बचा है तो लास्ट में एक क्या बचेगा पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा √4n प्लस 3 और माइनस क्या आ जाएगा √3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सबसे पहले √4n प्लस 3 माइनस √3 अपॉन 4 ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है तो इसका रैशनलाइजेशन अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे इसमें से ये 3 प्लस 4n माइनस देखो ऊपर नीचे इसके प्लस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 4n 4 से 4 कैंसिल यहाँ क्या बच जाएगा n तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली यहाँ क्वेश्चन में डेटा लिखा नहीं है लेस देन यहाँ होना चाहिए n। इसको तुम इस वाले नंबर को कंपेयर करके देख सकते हो तो ऑब्वियसली तुम बता सकते हो ये n से भी क्या होगा लेस होगा। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ये तो मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाला सेगमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है और ये बाइनोमियल सीरीज के सम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो तुम आराम से। यहाँ पे C0 C1 C2 ये किसको डिनोट कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि CR जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है किसको NCR को। सीरीज क्या गिवन है इसका मतलब क्या है, ये है NC0 इंटू NC1, नेक्स्ट है NC1 NC2 NC2 इंटू NC3 से लेके NCn-1 और NCn। देखो इनमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इनका 1, इनका 1, इनका 1। जब भी ऐसी सीरीज हो पूरे में R1 माइनस R2 क्या हो कांस्टेंट हो तो उसको चेंज कर लो किसमें R1 प्लस R2 कांस्टेंट में। कैसे, किसी एक को चेंज करो किस प्रॉपर्टी से NCR इक्वल टू NCn-R। तो NC0 को तो एज इट इज रहने दो, NC1 को मैं क्या लिख सकता हूं NCn-1 लिख सकता हूं। ऐसे ही नेक्स्ट NC1 NC2 को क्या लिख दूं NCn-2। ऐसे ही सबसे लास्ट में फर्स्ट वाले टर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं, जो दो का प्रोडक्ट है उसमें जो पोस्ट वाला जो नंबर है उसको चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा NC0। अब इनका सम देखो कितना है n-1, इनका सम n-1, इनका n-1। तो जितनी भी हर एक सिंगल टर्म में यहाँ जो R1 प्लस R2 कॉन्स्टेंट हो गया और ये वाले वैल्यूज जो हैं वो n और m की वैल्यूज ये अगर सेम हो तो इस पूरे का डायरेक्ट एक ट्रिक होता है, इसका सम हम लिख सकते हैं। इन दोनों का सम कर दो और प्लस नीचे यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास, इन दोनों का जो कांस्टेंट सम आ रहा है कितना आ रहा है n-1। तो आंसर क्या हो जाएगा 2NCn-1। क्लियर है। अगर इसका सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए एक्चुअल में जो जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस में काम आता है तो वो सब्जेक्टिव अप्रोच ये होता है कि यहां पे क्या है इन दोनों में ही r का वैल्यू जब भी R1 माइनस R2 कांस्टेंट हो तुम्हें क्या करना है, एक बार लिखो किसका एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन। अब अगर R1 माइनस R2 कांस्टेंट हो तब तो एक एक्सपेंशन तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग, और अगर तुम्हारे पास R1 प्लस R2 कांस्टेंट हो तो दोनों ही कैसे लिखेंगे इंक्रीजिंग। आई होप ये सारा हो सकता है तुम्हें ना समझ में आ रहा हो तो अपन इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ जिन लोगों ने पढ़ रखा है ये सीरीज एक्चुअल में उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, जेईई एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। उससे नेक्स्ट मैं लिखूंगा x प्लस 1 की पावर n का, इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर से लेके Cnx की पावर n, और ये क्या बनेगा C0x की पावर n C1x की पावर n-1 C2x की पावर n-2 से लेके और ये बन जाएगा Cn। देखते हैं C0 को किससे मल्टीप्लाई किया है, C1 से मल्टीप्लाई किया है, तो C0 को C1 से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर क्या बनेगा n-1। ठीक है। नेक्स्ट C1 को किससे मल्टीप्लाई किया है C2 से, C1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये पावर्स ऐड होके क्या बनेंगी x की पावर n-1। तो इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां तो क्या बनेगा 1 प्लस x की पावर 2n। यहां बहुत सारी टर्म्स बनेंगी, उन सब से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ किस टर्म से मतलब है ये कहां बन रही है, तो ये सब किस में बन रही है x की पावर
1 के कोफिशिएंट में बन रही है C0 C1 प्लस C1 C2 से लेके सबसे लास्ट में क्या बनेगा, देखो यहां से x की पावर 0 लिया, यहां से n-1, यहां से 1 लिया तो यहां से n-2, यहां से 2 लिया तो यहां से n-3, फाइनली यहां से लूंगा मैं n-1 तो यहां से क्या लूंगा मैं 0, तो लास्ट टर्म क्या बनेगा यहां से Cn-1 और यहां आ जाएगा Cn। तो ये क्या है, RHS में ये है x की पावर n-1 का कोफिशिएंट। तो LHS में भी क्या देख लो, 1 प्लस x की पावर 2n में x की पावर n-1 का कोफिशिएंट, और वो कितना आएगा 2nCn-1। ये तो हो गया इसका प्रॉपर सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन। और ये जो मैंने बता दिया डायरेक्ट ट्रिक, इस डायरेक्ट ट्रिक में बस इतना सा कैच है कि तुम्हें ये ध्यान रखना है, यहाँ जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे होने चाहिए। अगर मैं NC0 n वाले अगर मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख रहा हूं तो यहाँ पे इनका सम n-1 होने के जितने पॉसिबल वेज हैं सारे यहाँ कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो डायरेक्ट ट्रिक से लिख सकता हूं, इन दोनों का सम करके लिख दो और यहाँ जो कांस्टेंट सम आ रहा है वो लिख दो, दैट इज द आंसर। लेकिन R1 माइनस R2 में तुम ये नहीं कर सकते कि दोनों का सम लिख दो और यहाँ कांस्टेंट डिफरेंस। अगर कोई ये आंसर लिखता है 2nC1 तो ये गलत होगा, इस तरह ये ट्रिक काम नहीं करता है। ट्रिक का तो अपना एक, ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होगा ना, ट्रिक तो अपन ने एक पैटर्न देख के बनाया, लॉजिक तो ये है इसका सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन एक्सपेंशन ऑफ जनरल टर्म का क्वेश्चन है। देखो इस तरह का, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40, और ये जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है -5 है। तो इसको क्या लिख दें, x प्लस 1/x की पावर क्या हो जाएगा -10। एक बार एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40 और ये x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगा -10, और यहाँ x आएगा तो तुम्हारे पास फाइनली क्या बनेगा, x की पावर यहाँ क्या बनेगा -10। तो ये बन गया x की पावर 10, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -10, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बनेगा 30। तुम्हें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 20, तो 10 तो डायरेक्टली यहां से आ जाएगा। तो इससे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 10 का। इसका जनरल टर्म क्या होगा, सिर्फ इस वाले का जनरल टर्म ये आएगा 30cr x स्क्वायर की पावर r। तुम्हें कितना चाहिए, पावर 20 चाहिए, 10 यहां से आ चुका, तो यहां से पावर क्या चाहिए 10। तो 10 कब बनेगा, जब मैं r का वैल्यू कितना पुट कर दूं 5, दैट मींस कोफिशिएंट कितना आ गया 30c5, जिसका वैल्यू जो पहले अपन ने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी है NCR इक्वल टू NC n-r, तो 30c5 का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं 30c25। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 30c25, दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। If the coefficient of 5th, 6th and 7th term in the expansion of 1 plus x to the power n are in AP, then n is 7, 14, 7 और 14। एक्चुअल में ऑप्शन ऐसे हैं, ये 7 only, 14 only, 7 और 14, इसका मतलब या तो सिर्फ 7 हो या 14 हो, या 7 और 14 बोथ हो और नन। तो अपने को चेक करना है कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में देखना, इसमें कैलकुलेशन जनरली स्टूडेंट लेंथी करते हैं, उस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का एक प्रॉपर्टी जो कि इस बाइनोमियल सीरीज के सम में भी काम आता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखना, पहले तो लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n में कौन सी टर्म का, 5th टर्म का लिखना है। तो हमें पता है TR प्लस 1th जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, NCR होता है 1 प्लस एक्स की पावर n में, ना कि rth टर्म का। तो इसलिए 5th टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा, NC4 होगा, 6th का कितना होगा, NC5 होगा, और 7th का कितना होगा, NC6 होगा। और ये किस में गिवन है, AP में है। इसका मतलब जो मिडिल टर्म है उसका ट्वाइस इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा NC6। अब एक तरीका तो ये है, यहाँ से इन दोनों का क्या करो, प्रॉपर यहाँ इन तीनों में फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा दो, NCR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। एक दूसरा अपन ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होता है NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1CR। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मैं कर क्या रहा हूं, यहाँ 2 इंटू NC5 है, तो देखना NC4 यहाँ NC5 ऐड कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया, NC5 ऐड कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बन गया n+1C6। ऐसे ये इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बन गया n+1C5। ध्यान से देख लो, पॉज करके देख सकते हो, समझ सकते हो ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हो रही है। इन दोनों में वापस ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये बन गया n+2C6, और ये यहाँ अपन ने NC5 2 टाइम्स ऐड किया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 टाइम्स NC5 ऐड करेंगे। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो गया, 4 टाइम्स क्या हो गया, NC5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे करेंगे, एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, NCR को ऐसा लिख सकते हैं n/r, n और r का रेशियो कॉमन निकाल लो तो n-1 CR-1, ये लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे 4 इंटू NC5, और इसको क्या लिखूं मैं n+2/6, तो यहाँ दोनों से -1 हो जाएगा, ये बन जाएगा n+1 C5। अब देखना 4 इंटू
NC5 को लिख सकते हैं NCn-5 और ये n+2/6 और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं n+1 और इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा Cn-4। अब यहाँ एक बार और ये प्रॉपर्टी लगा लो, ध्यान से देखना, 4 × NCn-5 n+2/6 और ये क्या बन जाएगा n+1/n-4 इंटू इन दोनों में से एक एक डिफरेंस ले लो, कितना आएगा NC, ये हो जाएगा n-5 हो जाएगा और ये डायरेक्टली इससे कैंसिल हो गया। अब ये बहुत ही सिंपल बन गया तुम्हारे पास 6 × 4 24 × n-4 इक्वल टू n+1 × n+2। आई होप बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से n की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी 7 और 40। क्लियर है? अगर तुम यहां से ये कैलकुलेशन करने जाते, इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में खोल के फिर सॉल्व करने जाते तो बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन होती। इसके कंपैरेटिवली अगर तुम ये प्रॉपर्टीज इस तरह की यूज करते हुए सॉल्व करते हो तो काफी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम का, एक एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन है ये। इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में अपने को इरेशनल टर्म्स और ये सब बतानी है। पैटर्न है एडवांस, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जनरल टर्म लिख लो, बहुत ही सिंपल है। TR+1 क्या हो जाएगा 20CR और यहाँ क्या आएगा, ये 4 की पावर 1/3 और इसकी पावर 20 - R और यहाँ 6 की पावर -1/4 टू द पावर क्या आ जाएगा R। अब R+1f टर्म क्या बनेगा, ये बनेगा 20CR 4 की पावर 20 - R/3 एंड 6 टू द पावर -R/4। यहाँ पे ये पूरा टर्म जो है रैशनल होने के लिए, ये तो हमेशा क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं तुमसे ऐसे पूछूं 2 टू द पावर कुछ भी दे रखा है तुम्हें, मान लो R/3 दे रखा है, मैं बोलूं ये नंबर रैशनल आए, उसके लिए ये जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, एक इंटीजर पावर होनी चाहिए। अगर 2 की पावर 2/3 आ गया या 5/3 आ गया या 7/3 आ गया, ये एक रैशनल नंबर आ गया, तो उस केस में ये पूरा नंबर जो है वो कैसा बनेगा, इरैशनल बनेगा। तो हम यहाँ पे एक्चुअल मेथड तो क्या होना चाहिए, इसको पूरे को प्राइम्स की पावर में ब्रेक करो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है और तुम क्रॉस चेक कर सकते हो फटाफट। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 20 - R/3 जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक इंटीजर होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम जो R/4 है वो भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, तभी ये पूरा टर्म क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। और रैशनल बनेगा तो R का वैल्यू देखो क्या क्या ले सकते हैं, R का वैल्यू 0 लें तो क्या ये इंटीजर बनेगा, नहीं। नेक्स्ट अपन क्या लें, 1 लेते हैं, 1 लेने पे बनेगा नहीं, 21 - 1 आएगा 19/3। 2 लें तो ये बन जाएगा, उससे नेक्स्ट क्या लेंगे, ऑब्वियसली 3 3 के डिफरेंस पे लेते जाओ, 2 5 8, सबसे लास्ट में क्या लेंगे 20। इस वाले में क्या होगा, R का वैल्यू सबसे पहले क्या लेंगे 0, फिर 4, फिर 8। R का वैल्यू वेरी कहां से कहां तक करेगा, 0 से लेके 20 तक। NCR तभी डिफाइंड होता है जब R 0 से लेके n तक हो, तो यहाँ 8 से लेके 20 तक हम बोल रहे हैं R की हमें वो वैल्यूज लेनी है जिनके लिए ये भी एक इंटीजर हो एंड ये भी एक इंटीजर हो। तो इसका मतलब हम दोनों में क्या देखेंगे, कॉमन वैल्यूज देखेंगे। कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी है, कॉमन वैल्यूज यहाँ पे सबसे पहली कॉमन वैल्यू देखो क्या है, सबसे पहली कॉमन वैल्यू इन दोनों में दिख रही है क्या, अपने को 8 है। उससे नेक्स्ट कितनी आएगी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दो डिफरेंट एपीज हैं, उनके कॉमन टर्म से बनने वाली नई जो सीक्वेंस है वो भी एक एपी होगी और उसका कॉमन डिफरेंस, ध्यान से सुन लेना, इन दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसका 4, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 12। तो फर्स्ट टर्म 8 आ गया, तो नेक्स्ट 8 + 12 कितना आएगा 20 आएगा। चाहे तुम खुद से क्रॉस चेक करके देख लो, अब इनमें बहुत सारे 100 टर्म्स भी होते तो भी मैं इस तरह पूरी सीक्वेंस बना सकता था इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो बहुत लिमिटेड नंबर है तो मैं खुद से ऐसा देख भी सकता हूँ कि हाँ देख ही लो, फाइनली एक एक करके ढूंढ लो इसमें से कॉमन टर्म क्या है, दो ही आएंगी 8 और 20। तो आर की इन दो वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग दो टर्म्स आएंगी, वो तो होंगी रैशनल, बाकी बची हुई सारी इरैशनल। टोटल टर्म्स कितनी है, पावर 20 है ना, तो टोटल टर्म्स कितनी है 21, और 21 में से 2 तो कैसी होगी रैशनल होगी और बाकी बची हुई 19 जो है वो कैसी होगी, वो होगी इरैशनल। देख लेते हैं ऑप्शन 1 बाय 1। नंबर ऑफ इरैशनल टर्म इज 19, करेक्ट। मिडिल टर्म इज इरैशनल। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं एनसीआर में, लिखो पहले कि उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा। अगर ये n इवन है तब तो मिडिल टर्म होता है r = n/2 पे, और अगर ऑड हो तो r = n+1/2 और r = n-1/2। तो r = कितना हुआ 10। तो नंबर ये टर्म 10th नहीं होगा, टर्म कौन सा होगा, ये 20C10 किस में बनेगा 11th टर्म में बनेगा। तो इसका मतलब मिडिल टर्म कौन सा होगा 11। वैसे तुम ये सोच लो
r इक्वल टू 10, हम बोल रहे हैं रैशनल तो सिर्फ किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है, 8 और 20। क्या ये वैल्यू 8 है? नहीं। ये 20 है? नहीं। इनके अलावा बाकी सब पे क्या बनेगा, इरैशनली बनेगा। तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, इसका मतलब ये मिडिल टर्म क्या होगा, इरैशनल। द नंबर ऑफ रैशनल टर्म इज 2, दैट इज करेक्ट। नाइन्थ टर्म इज रैशनल, r का वैल्यू 8 है, तो r की वैल्यू 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म कौन सा होगा, वो 9th होगा। तो 9th टर्म जो है वो कैसा होगा, रैशनल होगा। इसका मतलब यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन पीएनसी के क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ लेटर को लेके। ये सेम ऐसा सा ही क्वेश्चन वो नंबर्स को लेके भी बोल सकता है, मतलब 1 2 2 3 इस तरह के नंबर्स, मतलब नंबर आइडेंटिकल हो, लेटर्स हो। नंबर और लेटर्स के क्वेश्चन जो हैं एक तरीके से ही बनते हैं, तो इससे अपन दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला इसने, नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड 19 इन विच नो 2 इज अकर टुगेदर। कोई भी 2 ई साथ में नहीं आने चाहिए। पहले अलग अलग कर लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे 3 तो n है, ठीक है, नेक्स्ट एक i है और 3 क्या है अपने पास, e है। इनको तो अलग ही रखना है अपने को, है ना। और नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं एक i है और उसके बाद में क्या है अपने पास, एक t है। यही है टोटल वर्ड्स, टोटल लेटर्स यही है अपने पास। इन सबको यूज करते हुए अपने को क्या करना है, ऐसे वर्ड फॉर्म करने हैं जिनमें कोई भी 2 ई साथ में नहीं आने चाहिए। इसका मतलब उन 2 ई के बीच में कोई ना कोई लेटर होने चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं गैप मेथड से। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और ध्यान से सुन लेना। गैप मेथड क्या होता है, देखो ये एक n और ये i और ये t, इन सबको पहले जिनको तुम्हें अलग अलग करना है ना उनको अलग अलग रख दो एक बार, ठीक है। बाकी लेटर्स जो है उनका अरेंजमेंट कर लेते हैं और इनके बीच में गैप्स देख लो। मेरा मेथड क्या है, यहाँ अपन क्या सोच रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये हम चाहते हैं कोई भी 2 ई टुगेदर ना आए, तो ये जितने भी लेटर्स हमने पुट किए हैं इन ईज को हम क्या करेंगे, हमेशा इन गैप्स में पुट कर देंगे, तो वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अपना ये मेथड है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो बचे हुए लेटर्स हैं इनका अरेंजमेंट कर लो। इनका अरेंजमेंट किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन, ये आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 3। और अब इनके बीच में टोटल गैप्स कितने, 6 हैं और इनमें अपने को 3 ईज पुट करने हैं। तो 6 में से क्या कर लो, कोई 3 गैप सेलेक्ट कर लो और तीनों ईज आइडेंटिकल हैं उनको, तो उनके अरेंजमेंट का वे जो है वो क्या होगा, 1 होगा। या लिखना चाहते हो तो लिख दो। फैक्टोरियल 3 है तो वापस क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि तीनों ईज क्या है, आइडेंटिकल है। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 into 6 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a box contains 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in row? The balls of the same color are, same color की balls different हैं। 2 तो white ball है, 3 black ball है और 4 red ball है। हम बोल रहे हैं 3 बॉल ड्रॉ करनी है और क्या करना है, Can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included? कम से कम एक ब्लैक बॉल आनी चाहिए उसमें, ठीक है। केसेस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, एक ब्लैक बॉल आए, कम से कम एक बॉल है ना। केस सेकंड, 2 ब्लैक बॉल आए और केस थर्ड क्या बोलते हैं, तीनों के तीनों क्या आ जाए, ब्लैक। अब एक ब्लैक आ गई तो बाकी 2 कैसे आ सकती हैं, बाकी 2 रिमेनिंग कोई भी बॉल आ सकती है, अपने को नहीं पता। यहाँ एक रिमेनिंग बॉल जो है वो किसी भी कलर की आ सकती है, बाकी बची हुई बॉल्स में से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो 1 ब्लैक बॉल हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। कितनी है, टोटल 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3C1। इसके अलावा कितनी बच गई, ये टोटल 6 बॉल हैं, उनमें से अपने को कितनी सेलेक्ट करनी है, 2 करनी है। नेक्स्ट इसमें 2 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 2 ब्लैक बॉल्स हैं, तो इन 3 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर ले हैं और बाकी बची हुई 6 में से क्या कर लेते हैं, कोई एक बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि इन बाकी बची हुई 2 इस एक पे, इन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, वो दोनों रेड भी हो सकती हैं, दोनों व्हाइट भी हो सकती हैं, एक रेड और एक व्हाइट भी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें तीनों की तीनों ब्लैक हैं, तो 3C3 और इनको ऐड कर दो, वही क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट आंसर। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें गलती ये करेंगे, मैं वो बता देता हूं गलत क्यों है, वो तुम खुद से सोचना, खुद से सोच पाओगे। मतलब पीएनसी के क्वेश्चंस में तुमने तुम्हारा जो गलत आंसर है और उसमें तुमने खुद से ये ढूंढ लिया ना कि ये गलत क्यों है, तो समझ लो तुमको पीएनसी बहुत अच्छे से आता है। स्टूडेंट्स ये करेंगे, इसमें क्या बोला है, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड। तो वो पहला काम क्या करेंगे, ये जितनी भी हैं ये 3 में से क्या कर लेंगे, एक ब्लैक बॉल निकाल लेंगे। पहले एक एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल होना चाहिए। अब ये एक बॉल निकाल ली, इसके अलावा कितनी बॉल्स बच गई अपने पास, 2 बॉल तो ये हैं, 4 ये हैं, तो टोटल कितनी होगी 6 और प्लस 2 ये रिमेनिंग, तो कितनी होगी 8 बॉल्स। उन 8 बॉल में से वो क्या करेंगे, रिमेनिंग 2 निकाल लेंगे और बोलेंगे ये नंबर ऑफ वेज हो गए। इन नंबर ऑफ वेज में नंबर ऑफ वेज रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे
जो वेज हैं वो ऐसे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार काउंट हो रहे हैं। अब तुम आराम से बैठ के ये सोचो वो वेज कहाँ रिपीट हो रहे हैं, तुम कुछ कॉम्बिनेशंस बना के देखोगे तो तुम्हें फटाफट क्लिक कर जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ फंक्शन में पीएनसी का यूज होता है, और कैसे फंक्शन कैलकुलेट करने हैं, ऑन टू फंक्शन। देखो ये तो है तुम्हारे पास ई, इसमें है 1 2 3 4, और ये एफ इसमें है 1 2, इससे इसको कनेक्ट करना है, ई से एफ में बोला है इसने। कैसे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल बनाऊं मैं, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को इससे कनेक्ट कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं कि इन तीन को इससे कनेक्ट कर दें और एक को इससे कनेक्ट कर दें। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो एटलीस्ट यहाँ किसी एक से कनेक्ट होना चाहिए, और ये भी एटलीस्ट यहाँ से एक से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये मैं क्वेश्चन, इसको मैं पीएनसी के प्रॉब्लम जिस तरह के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने आते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूं, और मेथड बता दूंगा, इससे आगे तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली। इसको ऐसा कर लो, ये 1 और ये 2 जो हैं इनको तुम क्या मान लो, इनको तुम चिल्ड्रन मान लो, ठीक है। और ये 1 2 3 4 जो है वो क्या है, टॉयज हैं। और अब तुम ऐसे देखो, तुम्हें क्या करना है, इन टॉयज को इनमें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एटलीस्ट हर एक चाइल्ड जो है उसको एटलीस्ट एक टॉय तो मिलना ही चाहिए। तो इसको अपन किससे सॉल्व करेंगे, ग्रुपिंग से। जैसे फर्स्ट वाला है, इसको कितने मिल जाएं, 1, तो इसको कितने मिलने चाहिए, 3। नेक्स्ट इसको 2 मिल जाए तो इसको 2, अब इसको 3, इसको 1, तो वापस ये तो इसी में हो जाएगा तुम्हारे पास। तो अब ग्रुपिंग से इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 200 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 100 पेयर्स इज। इसको 200 डिफरेंट थिंग्स को अपन को क्या करना है, 100 पेयर्स में डिवाइड करना है। पेयर का मतलब 2 ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब टोटल 100 पेयर बनाए, 100 ग्रुप बनाए, और हर की साइज कितनी है, 2 है। तो क्या होगा मेथड, फैक्टोरियल 200 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से लेके फैक्टोरियल 2। कितने बार आएगा ये तुम्हारे पास, ये आएगा 100 टाइम्स, और ये 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशन टैकल करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन फैक्टोरियल 100। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल 2 की पावर 100, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 100। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया तुम्हारे पास, ऑप्शन सी। अब बाकी ऑप्शंस में कैसे चेंज करो, तुम इजीली चेंज कर सकते हो। जैसे मैं तुमसे बोलूं, इस यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज कर लेना है, एक फैक्टोरियल 2n इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n, और ये 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 1 तक, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे फैक्टोरियल 200 को ओपन कर लेते हैं, कैसे, 200 इंटू 199 से लेके 101, और उससे आगे बनेगा फैक्टोरियल 100, वो फैक्टोरियल 100 से फैक्टोरियल 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 से 101, और अपॉन 2 की पावर कितना आ गया, 100। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये ऑप्शन ए जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स a1 a2 an p of ai equals to 1 upon i plus 1 i equal to 1 to n, then the probability that none of the events will occur। सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कैसे, none of the events occur, that means event a1 is not occurring, event a2 is not occurring, and neither event a3, event a4, a5 to an। बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर a1 a2 to an ये सारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उस कंडीशन में मैं अगर सिर्फ 3 इवेंट्स की बात करूं, अगर इवेंट a b और c ये अगर इंडिपेंडेंट है, या सिर्फ 2 के लिए बोल दूं ये अगर इंडिपेंडेंट है, तो a एंड b बार ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, a बार एंड b ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, a बार एंड b बार जो है ये भी कैसे होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। तो इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, उनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनको क्या लिख सकता हूँ, P ऑफ A1 बार, P ऑफ A2 बार से लेके P ऑफ AN बार। P ऑफ A1 बार का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस P ऑफ A1। नेक्स्ट ये 1 माइनस P ऑफ A2 से लेके 1 माइनस P ऑफ AN। वैल्यू पुट कर दो फटाफट, 1 माइनस P ऑफ A1 वहाँ 1 पुट करो, कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट 1 माइनस क्या आएगा 1/3 से लेके 1 माइनस क्या आ जाएगा 1/n+1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या बनेगा देखना यहाँ से, 1 माइनस 1/2 क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा 1/2। नेक्स्ट 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, to 1 minus 1/n+1 is n/n+1। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और ये n से n कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा 1/n+1। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 18। A signal which can be green or red with probability 4/5 or 1/5 respectively is received by station A and then transmitted to station B. The probability of each station receiving the signal correctly is 3/4. If the signal received at station B is green, then the probability that the original signal was green is। ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। तो क्या प्रॉब्लम में क्या बोला है, इसने बोला है किस चीज की प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है, इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी, जो सबसे लास्ट में जो इवेंट हो रहा है उसका आउटपुट गिवन है क्या है, तो उससे जो प्रीसीडिंग इवेंट है उसका आउटपुट की प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बेस थ्योरम से। तो पहले तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो लास्ट जो है वो तो क्या है, ग्रीन है, लास्ट में ग्रीन है। तो पहले क्या क्या हो सकता है, पहले दो सिग्नल, यहाँ तीन प्रोसेस है। पहले सिग्नल तुमने जनरेट किया, देन तुमने वो सिग्नल ए को भेजा, और ए से जो है ए जब रिसीव कर लेगा तो वो वापस किसको करेगा, बी को ट्रांसमिट करेगा, और बी के पास जो है वो बोल रहा है कैसा सिग्नल जा रहा है, ग्रीन जा रहा है। तो हो सकता है सबसे पहले ग्रीन जनरेट हुआ हो, ए के पास भी क्या गया हो, ग्रीन गया हो, और फाइनली भी क्या है, ग्रीन, या फिर फाइनल तो ग्रीन ही है, ये यहां से ग्रीन गया हो और ये क्या हो गया हो, रेड। तो इनकी सारी पॉसिबिलिटी निकालो ना, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन रेड, या रेड ग्रीन, और उससे नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, रेड रेड। यही है टोटल इनकी चार पॉसिबिलिटीज। तुम ऐसा देख लो ना, जी और आर को इंटरचेंज करना है तो इसको कितने वेज से चेंज कर सकते हैं, यहाँ दो वेज से चेंज कर सकते हैं, यहाँ दो, टोटल कितने हो गए, चार वेज हो गए ना, जी जी, जी आर जी और आर आर। अब जो डिजायर्ड आउटपुट है अपने को जो चाहिए वो क्या है, सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, ये तो गिवन है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन जो है वो किन किन में है, इन दो में है, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे कैसे, है ना, तो ये सबसे पहले ये क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, ए सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विद प्रोबेबिलिटी 4/5, ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, रेड के होने की 1/5। तो सबसे पहले वो सिग्नल क्या है, ग्रीन है, तो प्रोबेबिलिटी 1/5। ए के पास भी क्या गया, ग्रीन ही गया, इसका मतलब ए ने करेक्ट सिग्नल रिसीव किया है, और उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। ए ने करेक्ट सिग्नल रिसीव किया है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी इज 3/4। बी ने भी करेक्ट सिग्नल रिसीव किया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट, इसमें ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ है सबसे पहले, तो 4/5 होगी प्रोबेबिलिटी। अब ए स्टेशन ने रेड सिग्नल रिसीव किया है, इसका मतलब था तो एक्चुअल में सिग्नल ग्रीन, लेकिन इसने रेड सिग्नल रिसीव किया है, इसलिए यहां पे इसने बोला है कि अगर वो करेक्ट रिसीव करता है तो प्रोबेबिलिटी 3/4 होगा। तो इनकरेक्ट का क्या हो जाएगा, 1 - 3/4, दैट मींस क्या आएगा, इनटू 1/4। वापस अब इसको भूल जाओ, अब क्या हो गया, ए के पास रेड था, बी के पास क्या गया है, ग्रीन गया है, तो इसका मतलब जो ए के पास जो एक्चुअल जो सिग्नल आया था उससे यहां तो सिग्नल क्या गया है, रॉन्ग गया है ना, इसने इनकरेक्ट सिग्नल रिसीव किया है, तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/4। यहां 3/4 मत कर लेना, एक्चुअल वाले से जज नहीं करेंगे। बी के पास सिग्नल यहां से नहीं आ रहा है, बी के पास कहां से आ रहा है, ए से सिग्नल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, रेड गया है तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, और इसके पास ग्रीन गया है, रॉन्ग गया है, तो इसके पास प्रोबेबिलिटी 1/4। इसने करेक्ट रिसीव किया है तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। रेड तो प्रोबेबिलिटी 1/5, इसने करेक्ट रिसीव किया है तो 3/4, और इसने इनकरेक्ट रिसीव किया है तो क्या आएगा, 1/4। ऐसे ही ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये रेड सबसे पहले ग्रीन रिसीव किया है, एंड देन दोनों ने करेक्ट सिग्नल रिसीव किया है तो इंटू 3/4, ये लिख देते हैं एज इट इज एक्सप्रेशन, 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4। तो यहां क्या हो गया, पहले भी ग्रीन था और बी पे भी ग्रीन आ गया, तो यहां दो बार गलती होगी, है ना, ग्रीन आया, ए ने गलत रिसीव किया, बी ने भी गलत रिसीव किया, तो अपने आप सिग्नल यहां क्या आ गया, सही आ गया। तो कई बार दो बार गलती करने से भी तुक्के से आंसर जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और लेते हैं प्रोबेबिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 19, लेट x be a set containing 10 elements and p of x be its power set. If a and b are picked up at random from p of x with replacement, then the probability that a and b have equal number of elements. p of x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स से p of x इसका पावर सेट बनाया है, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा। अगर x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो पावर सेट में जो है, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ x। वापस रिपीट कर देता हूं, पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स, तो इसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सबका सेट होगा। तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, 2 to the power n। इसका मतलब पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 2 to the power 10 हो जाएगा।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ x हो गया 2 to the power 10। अब a और b दो लिए हैं तो टोटल वेज तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, a इनमें से कोई भी एक a सेलेक्ट करें 2 to the power 10 और b को सेलेक्ट करने के 2 to the power 10। फिर इसने बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट a एंड b हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका मतलब या तो दोनों में ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो क्या हो सकता है। टोटल तुम्हारे पास 2 की पावर 10 हो गया तुम्हारे पास, है ना। तो मैं ऐसे बोलूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, मैं ऐसे बोलूं कि अगर हम यहाँ से चूज कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, जैसे सब पहला इसी के सबसेट बनाएंगे ना x के, तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा सबसेट बनाऊं जिसमें एलिमेंट्स कितने हों, 0 हों। तो a में 0 है तो b में भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 0 इसका मतलब इन 10 में से मैंने 0 सेलेक्ट किया और b में भी 10 में से 0 सेलेक्ट किया। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है a में 1 लूं तो मैं b में भी क्या लूं, 1। ऐसे इसमें 2 लिया है तो इसमें भी मैं क्या लूं, 2। ऐसे करते करते फाइनली इसमें अगर मैं 10 लेता हूं तो इसमें भी मैं क्या लूं, 10। तो 10c 10 का स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखना होता है। nc 0 स्क्वायर प्लस nc 1 स्क्वायर से लेके nc n स्क्वायर होता है 2ncn। और इसको तुम बाइनोमियल सीरीज में एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, c0 c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3, उसका जो सब्जेक्टिव अप्रोच बताया है उससे इसको तुम डिराइव भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 20c10 और ये 2 to the power 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। An unbiased coin is tossed n times. Let x denote the number of times head occur. x किसको डिनोट कर रहा है कि हेड जो है वो कितने बार अकर होगा। P of x equal to 4, that means 4 times head occur। अगर टोटल अगर अपना n ट्रायल्स करते हैं तो उनमें से 4 बार हेड आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे बोल देता हूं, हेड आना तो क्या है, सक्सेस है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो टेल आना क्या हो जाएगा, फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो ये हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 हो जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे लगाएंगे, P of x equal to 4 क्या होगा, ये आएगा nc4 और 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर ही क्या हो जाएगा, n-4। तो अल्टीमेटली वो ऐड होके कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर n। ऐसे ही P of x equal to 5 लिखोगे तो इसमें क्या आएगा, nc5 और 1/2 to the power n। P of x equal to 6 लिखोगे तो कितना आएगा, nc6 और 1/2 to the power n। इसने बोला ये तीनों AP में है, तो ये तीनों AP में होने के लिए 1/2 to the power n तो हटा दो, तो हम क्या बोल देंगे, एक्चुअल में पहले मैं लिख देता हूँ ना, nc4 1/2 to the power n, nc5 1/2 to the power n और nc6 1/2 to the power n, ये AP में है। तो AP में हम क्या बोलते हैं, अगर हम सारी टर्म को एक किसी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस में क्या रहेगा, AP में। तो सबको 1/2 to the power n से डिवाइड कर देते हैं। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पीछे सॉल्व करवा चुका हूँ, nc4 nc5 और nc6 AP में हो, तो इसको अपन ने 2-3 वो फॉर्मूले लगा के जो बाइनोमियल थ्योरम के हैं उनको यूज करते हुए काफी इजी कैलकुलेशन से सॉल्व किया है, तो तुम्हें उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो n की यहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो n equal to 7 और एक n equal to 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। इस रैंक बूस्टर का सबसे लास्ट चैप्टर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 सेटिस्फाइंग मॉड z1 इक्वल टू 12 एंड z2 -3 - 4 आइटा इक्वल टू 5। ये तो अपने को पता ही है, मॉड z इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले मैं इनको बना लेता हूँ। z1 इक्वल टू 12 तो क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर जो है वो 0,0 हो जाएगा एंड जिसका रेडियस किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ये वो सर्कल होगा जिसका रेडियस कितना है तुम्हारे पास, रेडियस तो 5 है एंड सेंटर क्या है उसका 3,4 है। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें पता होंगी। तो ये सेंटर तो इसका 3,4 हो गया और रेडियस इसका 5 है। तो जब तुम इसका इक्वेशन लिखोगे तो इसका इससे डिस्टेंस कितना है, 5 है इसका, और ये किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये इस तरह का सर्कल बनेगा। इस पे तो पॉइंट z1 लाई कर रहा है और इस पे पॉइंट z2 लाई कर रहा है। तुम्हें क्या पूछा है, मॉड z1 - z2। इसका मतलब इस सर्कल पे लाई करने वाले किसी पॉइंट और इस सर्कल पे लाई करने वाले किसी पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, और ये मॉड z1 - z2। मिनिमम डिस्टेंस दो कर्व के बीच में हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है, और सर्कल के लिए उसका नॉर्मल हमेशा किससे पास होता है, उसके सेंटर से पास होता है। तो उनकी मिनिमम डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। टोटल तो कितनी है, ये 12 और ये 5 है, ये 5 है तो ये कितना हो गया 10, और ये टोटल हम बोल रहे हैं कितना है 12, तो ये 12 ये 10, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2। तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 हो जाएगा। इनकेस मैक्सिमम पूछता तो हम क्या बोलते हैं
इस वाले पॉइंट की हम इससे डिस्टेंस निकालते, तो 10 तो ये था और 12 ये था, तो मैक्सिमम कितना हो जाता तुम्हारे पास इसका वैल्यू 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कई स्टूडेंट्स उन प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व करते हैं जो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज वाली आती हैं, जिनको वेक्टर में भी हम डिस्कस करते हैं। उतने लेंथी मेथड से नहीं करने की जरूरत, इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम्हें ज्योमेट्रिकली ही सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z1 and Z2 be two distinct complex number and let Z equal to 1 minus TZ1 plus TZ2 for some real number T with T 0 to 1। तो देखो ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये एक नंबर Z1 हो गया और ये एक नंबर Z2 हो गया, और तुम ध्यान से देखो तो ये सेक्शन फॉर्मूला है T इंटू Z2, तो T रेशियो क्या ले लो 1 माइनस T, एक पॉइंट P है P ऑफ Z, ये इसको T रेशियो 1 माइनस T रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तुम ध्यान से देखो तो इसमें लगाओ सेक्शन फॉर्मूला T इंटू Z2 प्लस 1 माइनस T इंटू Z1 अपॉन क्या आएगा T प्लस 1 माइनस T, तो इनका सम क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब ये Z जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 एंड Z2 को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं वन बाय वन ऑप्शन। Z माइनस Z1 इसका मतलब इसकी इससे डिस्टेंस ये है PA, Z माइनस Z2 इसकी इससे डिस्टेंस प्लस PB, तो PA प्लस PB किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल, दैट मींस Z1 माइनस Z2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2, Z माइनस Z1 दैट इज Z माइनस Z1, उससे नेक्स्ट लिखा है Z माइनस Z2, Z माइनस Z2, क्या इनके आर्गुमेंट इक्वल है, नहीं, इनके आर्गुमेंट में तो पाई का डिफरेंस है, दोनों सेम साइड नहीं है। ये नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करें, ये वाला तुम किससे निकाल सकते हो, अगर Z जो है वो Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करे, तो ये Z Z1 1, Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1 इक्वल टू ये 0, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन होता है। इसमें तुम लगा दो R1 की जगह R1 माइनस R2 और R2 की जगह क्या लगा दो R2 माइनस R3, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो इस डिटरमिनेंट में, ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो चुका है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 एंड Z2 माइनस Z1 इसने बोला है, तो Z2 माइनस Z1 इस साइड होगा, तो इन दोनों का आर्गुमेंट जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा, तो इक्वल आएगा, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल अप्रोच से भी सॉल्व होते हैं, तो वो तुम्हें करने चाहिए। दो क्वेश्चन 22 और 23, 22 है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, और 23 है इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ओमेगा की एक प्रॉपर्टी जो होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा टू द पावर 3 के इक्वल टू 1, इन दो प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के 2 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जो डिस्क्रिप्शन में फाइल अटैच्ड है। साथ में 2019 के फेज 1 में जो जनवरी अटेम्प्ट में हो चुके हैं, सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज इस फाइल में अटैच्ड हैं, वो भी तुम्हें सारे प्रैक्टिस करने चाहिए। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग IITN एक्सप्लेन्स, बेस्ट ऑफ लक।